Hello everyone, welcome to our channel. So today we will discuss about the respiratory system. Okay. रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा बायोलॉजी की बेसिक के बारे में शुरू करेंगे, फिर आगे आगे चलकर जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो इस लेक्चर सीरीज में हम जो हमारी बॉडी की टोटल 11 सिस्टम्स है उनको कवर करेंगे। ओके। तो पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, 11 सिस्टम्स को हम क्या है कवर कर लेंगे। ओके। तो पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है? अगर साइंस में कोई भी टर्म समझ में ना आए तो उसको क्या कर लो, तोड़ लो बीच में से। ठीक है, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स जीव और लॉजी मीन्स स्टडी करना, यानी कि जीवों की स्टडी करना क्या कहलाती है, बायोलॉजी। जीव यानी कि जो चीज़ें लिविंग्स हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें कॉन्शियस है इन्वायरमेंट के प्रति कि इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, जिनके अंदर फीलिंग्स है वो किस में आएंगे, लिविंग्स के अंदर हम उसको कंसीडर करते हैं। अब लिविंग्स मान लो कि हमने कह दिया कि जो कॉन्शियस है, ठीक है, जो ग्रोथ करते हैं, बट लिविंग्स की करेक्टर्स क्या क्या होंगी, दे कैन मूव, ओके, दे कैन रेस्पायर, ठीक है, और वो ग्रोथ करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि उनको फूड, जो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये लिविंग्स की कुछ करेक्टर्स है, कॉमन करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि बायोलॉजी के बारे में तो वो जीवों की स्टडी करते हैं, और दूसरा वो मूवमेंट शो करते हैं, वे रेस्पायर करते हैं, वो ग्रोथ शो करते हैं, उनको अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए किसकी, फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, फिर हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो 11 सिस्टम्स के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है उसके बारे में स्टडी करने की हम आज कोशिश करेंगे, लर्न करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो थोड़ा और बेसिक जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने की नीड क्यों है। ठीक है, क्यों नीड है, मान लो ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, XYZ ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की नीड पड़ रही है। ठीक है, बट ये एनर्जी आएगी कहाँ से, मेन जो क्या रहेगा हमारा फोकस कि एनर्जी आएगी कहाँ से। तो एनर्जी के लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, फूड को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, बट क्या डायरेक्टली फूड इसी फॉर्म में, मान लो कि तुमने चाहे वो बर्गर खाया है, पिज्ज़ा खाया है, ठीक है, चाहे वो तुमने कुछ भी कंज्यूम किया है, तो वो डायरेक्टली ऐसे की ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमने जैसे कि कॉम्प्लेक्स फूड खाया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज के अंदर। फिर इस ग्लूकोज की क्या करती है, सेल ब्रेकडाउन करती है, और तब क्या बनता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब सेल क्या है, सेल हमारी बॉडी की क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी बॉडी की जितने भी फंक्शंस होंगे कौन परफॉर्म करेगी, हमारी सेल वो है परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब क्या है, सेल जब थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी, तो उसमें बेसिक सा एक बात कही गई थी कि सेल क्या हो सकती है, सेल क्या होती है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स आती है, पहली बात तो। ठीक है, कि जो नई सेल्स कहाँ से आती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। दूसरा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये सेल थ्योरी का मेन वो था पोस्टुलेट, क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेल। कैसे, मान लो कि बैक्टीरियल सेल है ये,
बैक्टीरियल सेल क्या है, सिंगल सेल है, अकेली सेल ही क्या कर रही है, पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या कर रही है, कैरी आउट कर रही है। इसमें हम क्या बोलते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स आती है, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस कौन कर रही है, सेल्स कर रही है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को ये क्या करती है, शो करती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के मैनेजर भी कौन है, एक सेल है। सेल जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी को, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे और कुछ भी हो, एनर्जी प्रोडक्शन करनी है या सब कुछ भी, वो सारा कौन करती है, सेल करती है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके बारे में हम स्टडी आज करने वाले हैं। तो हमने बात किया कि जो सेल है वो क्या करेगी, इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगी और एटीपी की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो बट उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम है, ये बेसिक सा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बट इससे पहले हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, और फिर बात करेंगे ये दोनों को मिला के सिस्टम। पहले रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, और फिर बात करेंगे कि इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं। तीनों ही बहुत बेसिक सी चीजें हैं, तीनों को लर्न करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेस्पिरेशन, पहले बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सहेल करता है, यानी कि बाहर निकालता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सिंपल सी प्रोसेस क्या कहलाती है, ब्रीदिंग, ठीक है। अगर हम बात करें फिर रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि ये ऑक्सीजन जो आई है बॉडी में, इसने आगे जाके क्या फंक्शन किया, ठीक है, कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, कैसे एटीपी यानी जो एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है। इसका आंसर हमें कौन देता है, रेस्पिरेशन देती है। यानी रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस in which breakdown of glucose take place in the presence of oxygen into carbon dioxide and water and ATP, ठीक है। ये हमारी बॉडी की क्या है, एनर्जी करेंसी है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज को कैसे तोड़ा गया, ब्रेकडाउन कैसे की गई, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, किसके अंदर, एटीपी की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डेफिनेशन। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। फिर देखो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली कि पहले सेल होती है कोई भी, ठीक है, सेल जब अपना कोई भी स्पेसिफिक सेल्स है जो कि सिमिलर फंक्शन करने वाली है, जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर है, वो मिलके क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है, ठीक है। जब ये टिश्यू कंबाइन होते हैं क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं। और ये जब ऑर्गन, वो सारे ऑर्गन्स जब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे, और जब बिल्कुल सिमिलर फंक्शन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम को क्या करते हैं, वो बनाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, इसका मान लो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम इसमें पढ़ने वाले डिटेल में इसी लेक्चर के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे कि नोज, फिर नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ये सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं किसका, रेस्पिरेशन का या फिर ब्रीदिंग का। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि इन्होंने पूरा एक सिस्टम बना लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या है, अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेसिस। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो होम्योस्टेसिस में हमारी कैसे हेल्प करती है, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग।
द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस बाय प्रोवाइडिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने स्टडी कर लिया कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। दूसरा ये क्या करेगा, ब्लड टिश्यू, देखो किसके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कहाँ करेगा, ये एटमॉस्फेरिक एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर से ब्लड के अंदर आएगी, ब्लड से कहाँ चली जाती है, टिश्यू से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और आल्सो हेल्प इन दी मेंटेनिंग ऑफ पीएच ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे करते हैं रेस्पिरेशन की। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस सच एज ब्रीदिंग एंड डिफ्यूजन। फिजिकल प्रोसेस इसमें कौन सा है, ब्रीदिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। केमिकल प्रोसेस कौन सा है इसके अंदर, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का कहाँ यूज होगा वो हम किसमें आगे जाके अगली स्लाइड्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सप्लाई इट्स सेल्स एंड टिश्यू विद ऑक्सीजन नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिलीव देम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस। कि इसके अंदर क्या होता है कि ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, जैसे कि ब्रीदिंग और डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम लेंगे, कंज्यूम करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एनर्जी, यानी कि एटीपी हमारी बनेगी, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है नॉर्मली, एक होती है एनोरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो नाम से पता चल रहा है, एयर और एनएरोबिक, ठीक है। यानी कि जिस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, उसको हम कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जिस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन या फिर एयर क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आओ इनकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बारी कि रिएक्शन कैसी होती है इन लोगों की। पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। देखो सिंपल सी रिएक्शन है कि ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो किसके अंदर ब्रेक डाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर और एटीपी के अंदर, ठीक है। बट रियलिटी में अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े तो पहले ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है C6, ओके। इस 6 कार्बन कंपाउंड को पहले 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन की जाती है, जिसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके। कि 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन की गई, कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, यहाँ इस एरिया के अंदर, ठीक है। और आगे जो एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इतना समझ में आया कि रेस्पिरेशन क्या है, कि एक प्रोसेस है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है कि फिजिकल प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग है, और केमिकल प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज किया जाएगा, ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और क्या होगा साथ में कि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइप कौन कौन से हैं, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कहाँ पे, सेल के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, सेल के अंदर। और क्या रिलीज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है, वाटर होता है, और एनर्जी की प्रोडक्शन इसके अंदर होती है, ठीक है। अब एटीपी क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी किसी भी अमीनो एसिड के साथ क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। जब 3 अटैच्ड है तो बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। अगर मान लीजिए कि 2 अटैच्ड हैं, ठीक है, कितने, 2 अटैच्ड हैं, तो इसको हम बोल देते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर सिंगल अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इतना आई होप कि इतना तो समझ में आएगा, अगर बिल्कुल बेसिक था ये तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट की हम बात करेंगे इसके अंदर
अब हम देखते हैं एनर्बिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये देखो, जैसे मैंने बताया था कि ग्लूकोज को पहले 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन की जाएगी। जैसे ये ग्लूकोज है, ठीक है, इस ग्लूकोज को किस में तोड़ा गया, ये एनर्बिक में, नो ऑक्सीजन, पहले पायरुवेट में तोड़ा गया, फिर ये क्या है एनर्बिक रेस्पिरेशन से या तो इथेनॉल के अंदर या लैक्टिक एसिड, और जो इथेनॉल जिस प्रोसेस में बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन ये आया कि क्या हमारी बॉडी में एनर्बिक रेस्पिरेशन होती है या नहीं होती, ठीक है। अब ये कहोगे कि भाई सर हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और अभी आपने बताया कि जो मान लो कि जो जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अगर अब मैं ये कह दूं कि हमारी बॉडी के अंदर भी कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एनर्बिक रेस्पिरेशन भी होती है, ठीक है, तो मानोगे, मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्या है, सच्चाई है। तो ये कब होती है हमारी बॉडी के अंदर, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि मान लो कि ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ये कोई जिम का शौकीन था, ठीक है, जिम जाना था इसको अपने डोले शोले बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से, आई बात समझ में। तो क्या होगा, ये जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, रनिंग करें, हैवी एक्सरसाइज कोई कर ले, या फिर भागते हैं, कुछ भी साइकिलिंग वगैरह करते हैं, तो एक प्रोसेस हमें देखने को मिलती है कि हमारी सांसें क्या हो जाती है, फूलने लग जाती है, ठीक है। फूलने लग जाएगी तो बॉडी में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का मतलब है कि इस प्रोडक्ट का कम बनना, यानी कि जो एटीपी है वो क्या बनेगी, कम बनेगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा एटीपी, जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और उतनी ज़्यादा एटीपी की फॉर्मेशन होगी। अब तुम तेज तेज सांस ले रहे हो, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो हो गई, बट एनर्जी क्या चाहिएगी अब ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई है, बट एनर्जी और भी क्या है, हमें ज़्यादा चाहिए, नॉर्मल अमाउंट से भी क्या चाहिए, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मान लो कि हम रनिंग कर रहे हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा चाहिएगी। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिएगी, बट ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास कमी हो रही है। अब क्या करता है ब्रेन, जो है हमारा जो ब्रेन है, जो कि मास्टरमाइंड है पूरी बॉडी का, ठीक है, ये क्या करता है, मसल्स को सिग्नल भेजेगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तुम लोग क्या करो, एनर्बिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करके क्या बनाओ, तुम एटीपी की फॉर्मेशन करवाओ, ठीक है, यानी एनर्जी की फॉर्मेशन, एनर्जी की तुम क्या करो, एनर्जी की प्रोडक्शन तुम लोग करो, ठीक है। तो कैसे होता है, जब हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर एनर्बिक रेस्पिरेशन होती है, तब क्या प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये क्या होती है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। एनर्बिक रेस्पिरेशन जब भी हमारी बॉडी में होता है तब क्या बनती है, लैक्टिक एसिड बनता है, और क्या होती है, पार्शियल ब्रेकडाउन होती है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। जैसे ही बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आती है, फिर दोबारा से एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी और ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन क्या है, हो जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि जब ये जिम में गया, ठीक है, तो इसके मसल्स में क्या होता है, पेन होता है। पेन किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी मसल्स में क्या बनता है उस टाइम पे, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से हमारी मसल्स में पेन को हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर फील करते हैं, ठीक है। तो ये था एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक। फिर हम बात करते हैं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर स्टेप्स क्या क्या होंगे। अब मान लो कि 3 स्टेप्स में अगर मैं कंक्लूड कर दूं इनको, ठीक है, कैसे। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर और एल्वलाई के बीच में, एल्वलाई कहाँ है हमारे, मान लीजिए कि ये ट्रैकिया है हमारा, ठीक है, ये हमारे लंग्स प्रेजेंट है इस तरीके के, ठीक है, ये ब्रोंकाई डिवाइड हो गई, और ब्रोंकाई से प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और यहाँ पर कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वलाई बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है किन किन के बीच में, एल्वलाई के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी।
इसको हम कौन सी रेस्पिरेशन बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो हमारा पहला स्टेप जो है वो होता है, ठीक है। फिर बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सी होती है? नाम है इसका एक्सटर्नल, बट नाम पर नहीं जाना इसमें। एक्सटर्नल ये कोई बाहर, बॉडी से बाहर नहीं होगी, ठीक है। ये रिएक्शन का एक्सचेंज कहाँ पे होती है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एल्वेलाई के बीच में और जो ब्लड इससे लेने आएगा ऑक्सीजन, उनके बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वेलाई इसको ऑक्सीजन देगी और ब्लड इसको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि पहले स्टेप में क्या हुआ? एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई के अंदर आई, एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर के अंदर गई। एक्सटर्नल के अंदर क्या हुआ? एल्वेलाई टू दी ब्लड एंड ब्लड टू दी एल्वेलाई, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? ब्लड टू दी टिश्यू एंड टिश्यू टू दी ब्लड। किस चीज का? गैसेस का एक्सचेंज। ब्लड से ब्लड क्या दे देगा? टिश्यू को ऑक्सीजन दे देगा, टिश्यू क्या दे देगी उसको? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी ब्लड को, ठीक है। ये एक्सचेंज क्या चलता है? रहता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक डिटेल थोड़ा सा वो करते हैं हम लोग। बेसिक क्या कि किस तरह के चीज़ें जो है चलती रहती है, यानी कि कैसे जो ब्लड है वो एल्वेलाई के पास, एल्वेलाई से ऑक्सीजन लेके जाएगा, कैसे जो इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आता है वो कैसे प्यूरिफाई होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो सबसे पहला हमारा ऑर्गन वो आता है कौन सा? नोज। कौन सा? नोज, ठीक है। तो नोज को हम एक्सटर्नल और इंटरनल दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मेरी तरफ देखना है, एक्सटर्नल पोर्शन कौन सा है? जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ये होल्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नेरिस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल पोर्शन कौन सा होता है? जो यहाँ का जो अंदर का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। कैविटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि एम्प्टी स्पेस। कौन सा स्पेस? एम्प्टी स्पेस। तो नाक के अंदर जो कैविटी है उसको हम क्या बोल देते हैं? नेजल कैविटी बोल देते हैं। देखो, अगर वो कैविटी हमारी चेस्ट के अंदर है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? थोरेसिक कैविटी। अब्डोमिन के अंदर तो उसको बोल देते हैं अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। माउथ जो हमारे जो माउथ के अंदर है तो उसको हम क्या बोल देंगे? ओरल कैविटी। वैसे नोज के अंदर अगर कोई कैविटी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नेजल कैविटी, ठीक है। तो आता है फंक्शंस। नोज के क्या फंक्शन है? इट वार्म्स द मॉइस्टन्स एंड फिल्टर्स एंड क्लीन्स द एयर। ये आने वाली हवा को थोड़ा सा क्या करती है? वार्म करती है, मॉइस्ट करती है। फिल्टर कैसे करेगी? जो नोज है हमारी उसके अंदर क्या होता है? स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे? यहीं पर ही फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्नीजिंग कैसे होती है? स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी कि छींक मारना। जब कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ से एंट्री किया, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है। इस एरिया में क्या प्रेजेंट रहता है? हमारे म्यूकस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो डस्ट पार्टिकल जब यहाँ पर क्या कर जाएंगे? स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, तब यहाँ से एयर को फोर्सफुली निकाला जाता है ताकि इसको क्या किया जा सके? क्लीन किया जा सके, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कोज करते हैं? इरिटेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? स्नीजिंग होती है, ठीक है। तो ये था फंक्शन, हमने पढ़ लिए नोज के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। अब फेरिंग्स देखो, एक बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा ऑर्गन है। कैसे? फेरिंग्स क्या है? एक पाइप है एक तरह की हमारी बॉडी में, जो कि क्या है? कॉमन पासेज है। किसका? फूड का भी और किसका? एयर का भी, ठीक है। अब ये बात आई कि क्या फूड भी लंग्स में जा रहा है और क्या एयर भी लंग्स में जा रही है? क्योंकि हम तो यही बोल रहे हैं ना कि भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसमें फूड भी जा रहा है और जिसमें कौन जा रहा है? एयर भी जा रहा है, ठीक है, एयर भी जा रही है। क्या ये दोनों लंग्स में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। फेरिंग्स तक क्या रहते हैं? जब मान लीजिए अगर डायग्राम हम बनाए जैसे कि नोज, नेजल कैविटी, जब ये फेरिंग्स होता है तब तक ये क्या रहता है? कॉमन रहता है। यानी कि जो अगर हम मुंह की अगर ये थोड़ी सी माउथ की अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए तो इस तरीके से, ठीक है, ये कॉमन स्ट्रक्चर रहेगी। मान लीजिए यहाँ से एयर एंट्री करी, मुंह से कौन आया? फूड आया। ये यहाँ तक तो क्या रहता है? कॉमन पासेज रहता है, ठीक है।
बट जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा थोड़ा सा और, ये किस में डिवाइड हो जाएगा, दो के अंदर क्या है डिवाइड हो जाता है फेरिंग्स, ठीक है। इस तरफ हो जाएगा ट्रैकिया और इस तरफ हो जाएगी फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक। तो द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू ए वाइड होलो स्पेस कॉल्ड फेरिंग्स, इट इज कॉमन पासेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। It functions by preventing the entry of food particles into the windpipe. The epiglottis is an elastic cartilage which serves as a switch between the larynx and the esophagus by allowing the passage of air into the lungs and food into the gastrointestinal tract. क्या मतलब हुआ इस चीज का, देखो इसमें हमारा मेनली क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ मेनली कि जो फेरिंग्स था वो इस तरह की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये आगे जाके यहाँ पे एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेरिंग्स। क्या है ये, लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर एक पतली सी क्या मिलेगी हम लोगों को, एक मस्कुलर सीट दिखाई देगी, पतली सी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या रहता है, वैसे तो जब भी हम फूड खाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज, और जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ओपन, ठीक है। यानी कि जो एपिग्लोटिस है लेरिंग्स के ऊपर, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि खाना जो है वो ट्रैकिया के अंदर ना जाकर किसके अंदर चला जाए, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। फिर एक क्वेश्चन है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कफ व्हेन वी ईट और स्वेलो। ये कब होता है, मेनली मैं बताता हूँ कि जब हम खाते टाइम बोलते हैं, खाते टाइम हंसते हैं, या फिर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। फिर मोस्टली मेनली केसेस में क्या आता है कि हमारी मम्मी ऐसे कमर में पीछे थप्पड़ लगाती है हम लोगों के, ठीक है, उससे क्या होता है वो ठीक हो जाता है। बट वो आया ही क्यों, वो खांसी आई क्यों, क्योंकि जब कई बार क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या फिर खाना खाते टाइम बोलते हैं, तो ये क्या रहता है कि अगर तुम बोलोगे तो क्या होगी, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि लैरिंग्स के आगे हम पढ़ेंगे कि लैरिंग्स एक साउंड बॉक्स है, ठीक है, और ये एक फ्लूट की तरह, बांसुरी की तरह। बांसुरी के अंदर अगर हवा अंदर बाहर जाएगी तो वो बांसुरी बजेगी, तो वैसे लैरिंग्स क्या है, हवा अंदर बाहर जाएगी तो ये क्या है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो तुम खाना खाते खाते बोल रहे हो, तो यानी कि एपिग्लोटिस अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ओपन हो जाएगा ऐसे, और उसमें फूड जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल अंदर गए, तुम्हें एकदम से क्या हो जाएगा, खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये फोर्सफुली फूड को निकालने की प्रोसेस है, कहाँ से, इस पोर्शन से, विंड पाइप में से। विंड पाइप से क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं। चाहे तुम पानी पी रहे हो तो उसको भी बाहर निकाला जाएगा, चाहे तुम फूड कंज्यूम कर रहे हो तो उसको भी बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारा वो आएगा लैरिंग्स, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है हमारा, साउंड बॉक्स। अभी जैसे मैंने बताया था कि जैसे फ्लूट होती है ना, फ्लूट, बांसुरी, उसके अंदर से हवा अंदर बाहर जाएगी तो ये बजेगा, सीधी सी बात है। वैसे ही जैसे एक बार हवा बाहर गई, एक बार हवा अंदर आई, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तुम अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देख सकते हो, जब तुम बोलते हो तो हवा क्या आएगी, अंदर बाहर आती रहती है। इसका मतलब कि क्या है, ये एक बांसुरी की तरह स्ट्रक्चर्स है जो कि एयर की एंट्री से ही क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब देखो, अब लैरिंग्स बॉयज में अगर देखोगे ना तुम लोग, तो बॉयज का मान लो कि गला है, तो बॉयज में मोस्टली ऐसे देखने को मिलता है ये, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब आती है बॉयज के अंदर, या फिर गर्ल्स के अंदर हम मान सकते हैं कि 12 से 13 की उम्र में, तो बॉयज के अंदर ही आउट ग्रोथ क्या है, मुंह ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आउटवर्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बट गर्ल्स के अंदर क्या रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है ये एरिया, ठीक है। मोस्टली बॉयज के अंदर क्या रहती है, जो स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती है। इसी वजह से क्या होती है, बॉयज की जो पिच होती है वो क्या रहती है, लो रहती है, यानी कि बॉयज ज्यादा तेज नहीं बोल सकते, ठीक है। बट गर्ल्स अगर ने देखा होगा कि गर्ल्स जब कई बार क्या चिल्लाती है एकदम से, तो वो क्या है, काफी दूर तक उनकी आवाज आती है। क्यों, क्योंकि जो उनका जो लैरिंग्स है वो क्या है, थोड़ा सा आउटग्रोथ उनकी नहीं है, यानी कि वो ज्यादा वेल डेवलप्ड है, बट आउटग्रोथ इतनी नहीं है कि उसकी पिच क्या रह जाती है, हाई होती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है
बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पे ये आउटग्रोथ कर जाता है, बट गर्ल्स के अंदर क्या है, नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉयज़ की पिच क्या रहती है, लो रहती है, और गर्ल्स की पिच क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ओके, लैरिंग्स जो है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, ये हमारा पूरा डायग्राम है, देखो जैसे कि दिखा देते हैं अभी, ये पूरा डायग्राम। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा नोज कि मान लीजिए कि यहाँ से जो है हमारी एयर एंट्री करी, ठीक है, मान लीजिए कि नोज से एयर एंट्री करी, ठीक है, फिर वो नेजल कैविटी पहुंची, फिर वो फेरिंग्स से वो कहाँ जाएगी, लैरिंग्स, और लैरिंग्स टू दी ट्रैकिया के अंदर। अब ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे हम। अगला जो हमारा ऑर्गन रहेगा वो कौन सा है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, एक तरह का, द ट्रैकिया और द विंड पाइप राइजेस बिलो द लैरिंग्स एंड मूव्स डाउन टू द नेक। द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया कंप्राइज सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। सीधा सा बात है कि जो ट्रैकिया है वो इस तरह की स्ट्रक्चर है। ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। कौन सी पाइप, विंड पाइप। फूड पाइप को हम बोलते हैं इसोफेगिस, और विंड पाइप को हम बोलेंगे क्या, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है, यानी कि लैरिंग्स टू जो एयर आई है वो कहाँ एंट्री करेगी, अब ट्रैकिया के अंदर एंट्री करेगी। ट्रैकिया को अगर आप देखोगे ना तो आप लोगों को कुछ इस तरह की क्या रिंग्स दिखाई देगी। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ट्रैकिया के अंदर कुछ इस तरह की रिंग्स दिखाई देती है, इस तरह की, ठीक है। अब ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। क्यों करती है, रिंग्स की जरूरत क्या थी हम लोगों को, वैसे भी तो काम चल ही रहा था। फेरिंग्स के अंदर कौन सी रिंग्स थी, लैरिंग्स के अंदर कौन सी थी, बट यहाँ तो है ना, यहाँ क्यों है, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है रिंग्स वाला, ये जब भी मान लो कि हम लोग, देखो हम लोग कई चीज़ों से बाज नहीं आते। किन किन चीज़ों से, एक तो ये कि तेज बोलना, ठीक है, कोई हैवी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, ये हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटी है, तो कैसे रोक सकते हैं इन चीज़ों को। तो उन चीज एक्टिविटी में क्या होती है, हमारी जो सांसें है वो क्या है, कम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कम ज़्यादा सांसें होने पर ये श्रिंक ना कर जाए, ठीक है। कई बार होते है ना हमारे घरों में पानी की पाइप होती है, तो प्रेशर कम आ जाए ना तो वो क्या करती है, वो फट जाती है यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो, अगर कम हो जाए तो बीच में से क्या हो जाएगी, चिपक जाती है वो, ठीक है। तो अगर ये ऐसे फंक्शन इसके साथ ना हो जाए, ऐसी कोई हरकत इसके साथ ना हो जाए, इसलिए मदर नेचर ने क्या किया है, इसके अंदर रिंग्स को लगाया, हार्ड रिंग्स को, जो कि इसको श्रिंक होने से क्या करेगी, बचाएगी, प्रिवेंट करेगी, ठीक है। अब ट्रैकिया का पोर्शन हो गया कि विंड पाइप है, विंड इसके अंदर एंट्री करेगी। अब ट्रैकिया से लंग्स के अंदर एंट्री कैसे करेगी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है ब्रोंकाई। कौन सा, ब्रोंकाई। ये देखो जैसे कि ये ट्रैकिया था हमारा जो पोर्शन मैंने दिखाया था अभी, और ये क्या है, ब्रोंकाइज। अब ब्रोंकाई क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक जितना भी स्टडी करवाया वो सारा डायग्रामेटिकली करवाया है, हर चीज़ का मैं डायग्राम साथ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो जैसे ही ट्रैकिया के अंदर एयर एंट्री करती है उसको कहाँ जाना होता है, वो लंग्स के अंदर जाना होता है। वो लंग्स के अंदर जाएगी, बट एंट्री कैसे करेगी, तब जो ट्रैकिया है वो दो पोर्शन के अंदर क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कैसे होगी, अब ब्रोंकाई से अंदर एंट्री कैसे होगी, ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड कर जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई से फिर कहाँ चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई से किस में डिवाइड हो जाएगी, टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। फिर सबसे छोटी ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से लास्ट जो स्ट्रक्चर आएगी वो कौन सी आएगी, एल्वेलाई आएगी। अगर हम जो ब्रोंकियल ट्री अगर बनाए तो वो कैसे बनेगा, तो वो बनाते हैं ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, यानी एयर कैसे कैसे एंट्री करती है। ये देखो सबसे पहले कहाँ आई, मान लो कि ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाएगी अब, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। चलो इनको साथ साथ ड्रॉ भी करते हैं, ठीक है। पहले ट्रैकिया, फिर मान लो कि ट्रैकिया किसके अंदर डिवाइड होगी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अब डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर।
प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, कैसे, ऐसे, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाएगी, टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर, यानी कि इसका और ज्यादा थिनेस्ट पोर्शन, ठीक है। और टर्सरी ब्रोंकाई आगे जाके किसका रूप धारण कर लेगी, ब्रोंकियोल्स का, ठीक है। अब मान लो ब्रोंकियोल्स में इसको मान लेता हूं, ठीक है। अब फिर ब्रोंकियोल से लास्ट जो एयर का डेस्टिनेशन वो कहाँ है, एल्वेलाई, ठीक है। यही एल्वेलाई वो पोर्शन है जहां पर क्या होगा, ब्लड से गैसेस का एक्सचेंज यहां पर होगा, किसके साथ, एल्वेलाई के साथ में, ये वाला जो पोर्शन है। यानी कि ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वेलाई, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कि अब जो मान लो कि एयर जो हमारी थी, जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो एयर थी वो एंट्री कर गई एल्वेलाई के अंदर, मान लो, ठीक है। अब इसको किसको लेके जाना है, ब्लड आएगा यहाँ पे, ब्लड कहाँ से आएगा वो स्टडी करनी है हम लोगों को, ठीक है। कौन सा प्योर ब्लड आएगा या फिर वो इम्प्योर ब्लड आएगा तो कहाँ से आएगा, हार्ट से आएगा, किडनी से आएगा, कैसे आएगा वो स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक सा डायग्राम है, रफली सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ किसका, हार्ट का, ताकि अच्छे से समझ में आए चीज़ें। हार्ट के डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ईजी सा ड्रॉ करेंगे इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा कौन है, हार्ट है। इसको और अच्छे से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके चैम्बर्स बनाएंगे अब, ठीक, इस तरह के 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। यहाँ से कौन आएगी, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ से जो नीचे वाले पोर्शन से ब्लड कौन लेके आएगी, इन्फीरियर वेना कावा। ये हमारी कौन होती है, जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है, पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। और यहाँ से मान लो तुम लगा लो कि अगर 3D स्ट्रक्चर होती ना, तो यहाँ से पीछे से कुछ निकलती हुई दिखाई देती है हम लोगों को, जो क्या होती है, आयोर्टा। अब देखो जो इम्प्योर ब्लड है उसको हम इंडिकेट करेंगे ब्लू कलर से, ठीक है। इम्प्योर ब्लड कहाँ से एंट्री करेगा, जो लोअर बॉडी का जो हमारा पोर्शन है, लोअर बॉडी का, वो एंट्री करेगा यहाँ से, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से। जो ऊपर वाले बॉडी का पोर्शन जो इम्प्योर ब्लड था वो एंट्री करेगा सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। ये इसका राइट पोर्शन है हार्ट का, ये कौन सा है, लेफ्ट पोर्शन है। ये इसकी राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। अब होगा क्या यहाँ पे, सुपीरियर, मान लीजिए कि सुपीरियर वेना कावा से कौन आया यहाँ पर, इम्प्योर ब्लड एंट्री कर गया किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। यहाँ पर वॉल्व वगैरह उसके हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, राइट एट्रियम से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड। अब ये राइट वेंट्रिकल टू इसको कहाँ जाना है, लंग्स के पास जाना है प्योरीफाई होने के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से कौन लेके जाएगी, वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन वाली बात आती है यहाँ पे कि हम लोग जब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में, तो हम 3 तरह की पढ़ते हैं, कौन कौन सी, आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज तो कुछ नहीं है, बस इनका एक थिनेस्ट पोर्शन है, यानी कि मोर डिवाइडेड फॉर्म है इन लोगों की, किसकी, आर्टरी की और वीन्स की। हमने ये पढ़ते थे कि आर्टरीज तो क्या करती है, प्योर ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, और वीन्स क्या होती है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है। बट यहाँ हम कुछ और स्टडी कर रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड आया यहाँ से, फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या करके लेके गई, उसको लंग्स के पास लेके गई, किसको, इम्प्योर ब्लड को। यानी कि जब भी वर्ड आ जाए पल्मोनरी आर्टरी, यानी लंग्स के पास जो लेके जाएगी वो आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाएगी, इम्प्योर लेके जाएगी, ठीक है। और जो हार्ट टू दी अदर बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएगी वो कौन लेके जाएगी, हमारी सिंपल आर्टरी लेके जाएगी, ठीक। तो ये हमारा पोर्शन था। अब जैसे ही इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गया, वो हमारे पास लंग्स के पास आ गया। लंग्स के किस पोर्शन के पास आ गया, यहाँ एल्वेलाई के पास आ चुका है मान लीजिए, ठीक है, ये आ गया इधर। अब इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होगा कि ये एल्वेलाई इसको ऑक्सीजन दे देगी, ठीक है, और ये ब्लड इसको क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। यानी इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई कि एल्वेलाई तो इसको ऑक्सीजन देने को तैयार हो गई, ठीक है, और ब्लड इसको क्या देने को तैयार हो गया, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड था वो क्या देने को तैयार हो गया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड देने को तैयार हो गया। यानी इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, केमिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ये मान लीजिए कि एल्वेलाई है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली, डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है
इसमें क्या होती है, जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है, गैसेस की जो मूवमेंट होती है, वो कहाँ से कहाँ होती है, हाइयर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइयर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। इस एल्वेलाई के पास किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। इस ब्लड के पास किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसके पास किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। इसके पास ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से मूव करके कहाँ चली जाएगी, ब्लड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगी, यहाँ पर मूव कर जाएगी। दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस था ना, प्रेशर डिफरेंस था, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, ये मूव कर जाती है, यानी कि हाइयर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा मूव करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जो हार्ट के, अब ये मान लो जैसे प्योर हो जाएगा, अब पल्मोनरी वीन क्या करेगी, यहाँ से इसको लेके जाएगी और कहाँ डाल देगी, लेफ्ट पोर्शन के अंदर इसको पोर कर देगी, ठीक है। फिर जो आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर ब्रोंकाई हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर अगले जो हमारे ऑर्गन है वो कौन सा है, लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लंग्स क्या होते हैं कि लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सभी में नहीं होते बट कुछ एक, मान लो कि मोस्टली के अंदर क्या है, ह्यूमन्स के अंदर या अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर लंग्स ही क्या है, एक तरह का मेन ऑर्गन है किसका, रेस्पिरेशन का, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट in the thoracic cavity of the chest. Anatomically, the lungs are spongy organs with estimate total surface area 50 to 75 square meter, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन इनका क्या रहेगा कि गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं किसके बीच में, ब्लड और एयर के, ठीक। इंटरेस्टिंगली द राइट लंग इज क्वाइट बिगर एंड हैवियर देन द लेफ्ट लंग। जो राइट वाला क्या है कि जो थोड़ा सा लार्जर है और क्या है, बिगर है, यानी बिगर है और थोड़ा सा क्या हैवियर है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट लंग के पास यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, ओके। तो इसी वजह से इसका साइज थोड़ा सा क्या रहता है, छोटा रहता है, और इसका साइज क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। आई बात समझ में। तो लंग्स का क्या काम है, मेनली क्या एक्सचेंज करवाता है गैसेस का। अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, डिसोसिएशन कर्व वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है, देखो कि जब भी एयर को इनहेल किया जाता है, ठीक है, एयर को इनहेल किया जाता है, इससे पहले हम एक और के बारे में पढ़ेंगे, डायफ्राम। ये जो मस्कुलर शीथ दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर शीथ प्रेजेंट है, कहां पर, डाउन साइड, यानी कि नीचे की तरफ है, कहां पे, थोरेसिक कैविटी के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो इसका ये है कि ये अब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। अब मैकेनिज्म में कैसे हेल्प करती है ये कि मान लो हम लोगों ने एयर को इनहेल किया, वो नोज टू द नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह एल्वेलाई के अंदर आ गई। तो जैसे ये एयर इनके अंदर आएगी तो लंग्स कहाँ मूवमेंट करेंगे, बाहर की तरफ आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे, यानी कि चेस्ट की जो साइज वो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिब्स जो होंगे, अब जो रिब्स की बात करते हैं हम, रिब्स कितने होते हैं, ये जो पसलियाँ जिसको हम बोलते हैं, ये जो हड्डियाँ जो हम महसूस करते हैं यहाँ पे, ये कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, रेजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, लंग्स और हार्ट, इन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है, रिब्स का है। तो जैसे एयर को हम इनहेल करेंगे, डायफ्राम कहाँ की मूवमेंट करेगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, लंग्स बाहर की तरफ मूव करेंगे, रिब्स है ये भी क्या करेंगे, थोड़ी सी ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे, ठीक है, जब भी हम एयर को इनहेल करेंगे। बट जैसे ही हम एयर को एक्सहेल करते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन जब भी होता है, तब क्या हो जाएगा, सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। कैसे, डायफ्राम अपने रेस्टिंग पोजीशन पर चला जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, लंग्स क्या आएंगे, इनवर्ड मूवमेंट करेंगे, रिब्स क्या करेंगे, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ये करते हैं, ठीक है। इनवर्ड और कौन सी मूवमेंट करेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट ये करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि रिब्स का अगर हम डायग्राम देखें तो इस पोर्शन में देखेंगे हम रिब्स के बारे में, जैसे कि ये रहा, रिब्स आर द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो बोन्स प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी के अंदर, बोनी जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन तो क्या है इनका, इज टू एड रेस्पिरेशन, यानी कि
असिस्टेंस देना सांस लेने में, ठीक है। तो वो पोर्शन एक तो वो है फंक्शन हो गया। दूसरा ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम भी ये क्या है करता है, ठीक है। यानी कि ये जब भी इनहेल करेंगे एयर को ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, जब भी एक्सहेल करेंगे एयर को तो ये डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम जो हमारा ब्लड फ्लो था ना उसी को रिपीट करेंगे एक बार, ये डायग्राम के थ्रू, कि जैसे ही वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आया, ठीक है, कि जैसे ही वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आया, ये कहाँ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया। लंग्स में एल्वेलाई ने क्या किया, इसको ऑक्सीजन दे दी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद ने ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिल ही चुकी है। अब ये वापस से कौन आएगी, पल्मोनरी वीन आएगी, यहाँ से क्या कर देंगे, इसको दोबारा से हार्ट के अंदर डाल दिया जाता है, यहाँ से फिर लेफ्ट एट्रियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोर्टा, आयोर्टा से पूरी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरी बॉडी का मतलब यहाँ पे किससे है, सेल्स के पास, ठीक है। अब जिस ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज ये कहाँ से लेगा, वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन से लेगा ये, ठीक है। ये इसके पास क्या है, ग्लूकोज भी है, ये जाएगा सेल के पास। सेल क्या करेगी, इस ग्लूकोज को क्या करेगी, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किस किस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर प्लस वाटर के अंदर प्लस में हमारी एनर्जी करेंसी एटीपी के अंदर, इसको बाहर निकाल देंगे, इसका कोई काम नहीं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये एज ए बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये हमारी क्या है, रेस्पिरेशन की साइकिल इस तरह से कंटिन्यूसली चलती रहती है। हार्ट का फंक्शन सिर्फ इतना सा ही है कि ये ब्लड को पंप करेगा, एक बार से इसके अंदर आएगा इम्प्योर ब्लड, एक बार से इसके अंदर आएगा प्योर ब्लड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। कौन सा, डबल सर्कुलेशन, यानी कि ये वो ऑर्गन है जिसके अंदर से एक बार आता है प्योर ब्लड और एक बार जो सर्कुलेट करता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो अब ये एटीपी को क्या करेगी, बॉडी यूज करती है। अब देखो केमिस्ट्री में, हमने ज़्यादा केमिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं, बट केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है, ये मान लो कि एटीपी है, सिंपल सी स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, और जब भी बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसका मतलब जो एटीपी बनी है तो बॉडी में एनर्जी रिलीज कब होगी, जब इसके बॉन्ड को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एनर्जी की जरूरत थी, ये बॉन्ड तोड़ दिया, एनर्जी रिलीज मिल गई, थोड़ी और जरूरत थी, ये तोड़ दो भाई, एनर्जी रिलीज, फिर ये तोड़ दो, एक टूट गया बन गया एडीपी, एक और टूट गया क्या बन गया, एमपी, सिंपल सा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने जितना हो सके इसको सिंपल लेने की कोशिश की, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल बेसिक्स टू डिटेल की पोर्शन की हम तरफ चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है, यानी कि इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, हेनरी लॉ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिसोसिएशन कर्व वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 जो mmHg था, ठीक है, अंदर कितना होगा, एल्वेलाई के अंदर कितना होगा, 756 होगा कि 762 होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि 756 mmHg कब होगा और 762 mmHg कब होगा। थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं हम इस पोर्शन की बात करेंगे इंस्पायरेशन के अंदर और कहीं ना कहीं इस पोर्शन की हम बात करेंगे एक्सपायरेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है। यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लाना है तो हायर टू लोअर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है हायर टू लोअर, बस सिंपल सा है। डिफ्यूजन को याद रखना है, रेस्पिरेशन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा लेक्चर था और काफ़ी इंफॉर्मेटिव था आई थिंक, ठीक है। बट अब लेक्चर थोड़ा सा एंड करने से पहले एक चीज़ के बारे में और पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ब्रीदिंग रेट, कई स्टूडेंट्स को इसमें क्या आते हैं, कंफ्यूजन रहती है, वो हार्ट वाले को क्या लिखाते हैं, इसमें लिखाते हैं कि 72 टाइम्स, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो मैंने जैसे स्कूल में भी टीच किया था, वहाँ बच्चे लिखते थे इस चीज़ को कई बारी कि 72 टाइम्स, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हार्ट रेट भी तो हम पढ़ते हैं ना, बच्चे इसको क्या कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं नहीं कहता कि सभी करते हैं, बट कुछ एक करते हैं,
तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग रेट को हम क्या बोलते हैं कि पर मिनट कोई भी पर्सन कितने सांस ले रहा है, सीधी सी बात कि ब्रीदिंग इन पर मिनट, 1 मिनट में किसी बंदे ने कितनी बार सांस लिया है वो उसका क्या हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉच को ऐसे किया, ठीक है, सांस का हम काउंट कर सकते हैं अपनी 1 मिनट में, तो हमारी कितनी बार आएगी, 15 से 18 बार, 15 to 18 टाइम्स क्या करता है एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब 15 से 18 बार, ये बट यूनिवर्सल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, ये कंडीशन टू कंडीशन क्या करती है, वेरी करती है। बच्चों के अंदर भी ये थोड़ी सी क्या आती है, कम रहती है, ठीक है, यानी कि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, बट बुजुर्गों के अंदर ये थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। बट नॉर्मल के अंदर कितनी रहेगी, 15 से 18 बार। बाकी कंडीशन टू कंडीशन क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। मान लो कोई बुजुर्ग होते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि ब्रीदिंग रेट उनका क्या है, कम हो जाता है एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कि आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो भी ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तब ये कितनी हो जाती है, 22 से 22 to 25 टाइम्स तक क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा था, इससे हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी की नीड पड़ती है। एनर्जी कहाँ से आएगी, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वही प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, ब्रीदिंग एक सिंपल सा था कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फिर हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के 2 तरह की होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की नीड होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मोस्टली हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, बट जो फर्मेंटेशन होती है उसमें क्या बनती है, इथेनॉल बनती है, जो कि हमारी अल्कोहल इंडस्ट्री जो है वो इसी के सारे क्या है, चल रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। उसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट जो हमारा होता है एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनारोब। एनारोब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एयर की एब्सेंस में सांस लेते हैं। ठीक है, तो ईस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं। चाहे वो ब्रेड मेकिंग हो, चाहे वो जलेबी का आटा तुम गूंद रहे हो, चाहे वो नान का आटा तुम बना रहे हो, सभी के अंदर क्या की जाती है, ईस्ट डाल के उसको क्या किया जाएगा, पहले फर्मेंटेशन उसकी की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस क्या है हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, हमारी बॉडी में भी और अदर फंक्शंस के लिए। जितने भी हमारे बेवरेजेज है, चाहे वो बियर, वाइन, अल्कोहल, चाहे कुछ भी हो, जो हमारा सैनिटाइजर है जो, ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस से होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से उन चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, बट एरोबिक प्रोसेस हमारे अंदर मोस्टली देखने को मिलती है, बट कंडीशन टू कंडीशन ये भी क्या करती है, वेरी करती है। जब भी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, क्या होगा कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तब किस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड भी क्या करते हैं, मान लीजिए पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज की, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है, जैसे ही बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशंस आएगी, ये क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड को दोबारा से फिर ब्रेकडाउन की जाएगी, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड जो अदर फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। ठीक है, अब ब्लड के हाथ तो है नहीं कि ऐसे ऑक्सीजन को पकड़ के लेवलाइज अपने अंदर ले आया, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छे लगे हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, बिल्कुल ही। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इनको लाइक कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी को, चाहे वो आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आप मुझसे कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, उसकी भी लेक्चर क्या है हम बनाएंगे। ठीक है, और हमारी जो ये लेक्चर सीरीज है वो तो चलेगी 11 सिस्टम के ऊपर जो हमारी है। पहला जो सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी के ऊपर है, इसको आज हमारा हो गया पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर में इसको कर देंगे हम दी एंड। ठीक है, फिर हमारा डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर डाइजेस्टिव पढ़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके इम्यून सिस्टम वगैरह सब कुछ हम पढ़ लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।